वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। आज की हमारी क्लास होगी पाठ्य पुस्तक की समीक्षा पर। तो ये जो है एक टेक्स्ट बुक रिव्यू की प्रैक्टिकम एक्टिविटी है बीएड सेकेंड सेमेस्टर में। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रैक्टिकम देखेंगे। तो प्रैक्टिकम एक्टिविटीज़ में आपके सबसे पहले आ जाएगा पाठ्य पुस्तक की समीक्षा, टेक्स्ट बुक रिव्यू जिसको कहा जाता है। तो इसमें आप जो 2 पेडागॉजी सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, जैसे किसी ने कॉमर्स चूज़ किया है तो उसके साथ में सेकंड पेडागॉजी सब्जेक्ट उसका हो जाता है इकोनॉमिक्स का। और अगर किसी ने जैसे इंग्लिश चूज़ किया है तो उसके साथ में वो इकोनॉमिक्स ले सकता है या फिर और कोई सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकता है, हिंदी का जैसे है इकोनॉमिक्स के साथ में। तो ऐसे ही आप जो 2 पेडागॉजी सब्जेक्ट लेंगे या साइंस और बायो का हो सकता है, तो इस तरह से आपके जो 2 पेडागॉजी सब्जेक्ट होंगे उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक रिव्यू करना पड़ेगा। ये एक प्रैक्टिकम एक्टिविटी है। इसमें आप 10th तक की बुक का टेक्स्ट बुक रिव्यू कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पाठ्य पुस्तक की समीक्षा के बारे में। तो ये जो है टेक्स्ट बुक रिव्यू की हिंदी में फाइल होगी। इसमें पहले हम समझेंगे इसका सैद्धांतिक पक्ष, उसके बाद क्रियात्मक पक्ष को देखेंगे कि उसमें क्या क्या लिखा जाता है। तो इसके लिए सैद्धांतिक पक्ष देख लेते हैं पाठ्य पुस्तक की समीक्षा में। तो इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे पाठ्य पुस्तक के बारे में। तो पाठ्य पुस्तक क्या होती है इसको आप बताएंगे। पाठ्य पुस्तक एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें एक पाठ्यक्रम या एक विषय के बारे में व्यापक जानकारी दी जाती है। तो पाठ्य पुस्तक हमें ये बताती है कि उसमें कौन सा पाठ्यक्रम है या किस विषय के बारे में वो पाठ्य पुस्तक है, और उसके बारे में पूरी व्यापक जानकारी उसमें होती है जो एक छात्र को उसके शैक्षिक वर्ष के माध्यम से प्राप्त होती है और उसकी आवश्यकता की पूर्ति करती है पाठ्य पुस्तक। इसमें एक छात्र के सीखने के मानकों में सुधार के लिए पाठ्यक्रम में शामिल अध्याय, प्रश्नोत्तर और अभ्यास का एक सेट होता है। तो पाठ्यपुस्तक में छात्रों को सिखाने के मानकों के लिए सुधार के पाठ्यक्रम में शामिल अध्याय होते हैं, प्रश्नोत्तर उसमें शामिल होते हैं और अभ्यास का सेट होता है। इसमें पाठ्य पुस्तकें न केवल छात्रों के लिए बल्कि नए शिक्षकों के लिए भी उनके शिक्षण के पाठ्यक्रम में सहायता प्रदान करती हैं या और पाठ्यक्रम की सामग्री के लिए एक मार्गदर्शक का रूप देती हैं पाठ्यपुस्तक, जिससे कि उन्हें पूरे शैक्षिक वर्ष में क्या चीज़ें पढ़ानी हैं, किस विधि से पढ़ानी है, ये सारी जानकारी शिक्षकों को प्राप्त होती है। पाठ्यपुस्तकें शिक्षकों को पाठ योजना तैयार करने के लिए या एक परेशानी के लिए मुक्त शिक्षण देना या सीखने के अनुभवों को सक्षम करने में मदद करती हैं। तो पाठ्यपुस्तक हर एक तरीके से शिक्षकों को सहायता प्रदान करती हैं। पाठ्यपुस्तक एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें अध्ययन की एक शाखा में किसी इसकी व्याख्या करने के इरादे से सामग्री का व्यापक संलग्न किया जाता है और आमतौर पर शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार की जाती हैं। तो शिक्षक पाठ्यपुस्तक के द्वारा ही किसी भी शैक्षिक संस्थान में छात्रों को उनके कोर्स से रिलेटेड, उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनके विषय से रिलेटेड जानकारी देता है और उस विषय के बारे में विस्तृत अध्ययन कराता है। स्कूली पुस्तकें, पाठ्यपुस्तकें, स्कूलों में इस्तेमाल होने वाली अन्य किताबें, आज कई पुस्तकें प्रिंट या डिजिटल दोनों रूप में प्रकाशित की जा रही हैं। तो आज के टाइम पे ई बुक्स भी चलती हैं। तो डिजिटल बुक्स जिनको कहा जाता है, ये पुस्तकें भी आज के टाइम पे चलने लगी हैं। अब देखेंगे पाठ्य पुस्तक की परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं पाठ्य पुस्तक की परिभाषा के बारे में। इसमें ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी कहती है कि किसी विशेष विषय के अध्ययन के लिए एक मानक कार्य के रूप में उपयोग की जाने वाली पुस्तक अध्ययन के विषय में निर्देशों का एक मैनुअल है। तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने बताया है इसकी डेफिनेशन को पाठ्यपुस्तक की।
और इनका कहना था कि किसी विशेष विषय के अध्ययन के लिए एक मानक कार्य के रूप में उपयोग में लाने वाली पुस्तक अध्ययन के विषय में निर्देशों के लिए मैनुअल का कार्य करती है। इसके बाद एल.जे. लुईस ने डेफिनेशन दी है पाठ्यपुस्तक के बारे में। तो इन्होंने पाठ्यपुस्तक को परिभाषित करते हुए कहा है कि पाठ्यपुस्तक छात्र और शिक्षक दोनों के लिए उपकरण का कार्य करती है। तो पाठ्यपुस्तक चाहे वो छात्र हो चाहे वो शिक्षक हो, दोनों के लिए ही एक उपकरण का कार्य करती है। इसके बाद बेकन का नाम आ जाता है। तो बेकन ने भी पाठ्यपुस्तक को परिभाषित किया है। उन्होंने बताया है कि कक्षा के उपयोग के लिए डिज़ाइन की जा गई एक पुस्तक छात्र के विशेषज्ञों द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई और सामान्य शिक्षण उपकरणों से सुसज्जित है। तो एक पाठ्यपुस्तक क्या होती है, या बेकन के अनुसार बताया गया है कि कक्षा में उपयोग के लिए डिज़ाइन की गई एक पुस्तक क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई और सामान्य शिक्षण उपकरणों से सुसज्जित है। अब अच्छी पाठ्य पुस्तक के कुछ सिद्धांत होते हैं। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए कौन कौन से सिद्धांत माने गए हैं, ये जान लेते हैं। इसमें पहला सिद्धांत आ जाता है कि पुस्तक का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य पर वह पुस्तक लिखी गई है। तो पाठ्य पुस्तक लिखते समय लेखक के उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए और ध्यान में रखते हुए लेखक को ये जो है उसमें दिखाना चाहिए कि लेखक जिस उद्देश्य से वह पुस्तक लिख रहा है वह उद्देश्य उसकी पुस्तक में पूर्ण हो रहा है या नहीं। उसके बाद दूसरा सिद्धांत इसमें आ जाता है विषय वस्तु की शुद्धता। तो विषय वस्तु की शुद्धता का मतलब है कि जो भी जानकारी उस पाठ्य पुस्तक में दी जा रही है वह कितनी शुद्ध है, कितनी एक्यूरेट है, सत्य है या नहीं, तो इसका प्रमाण होना चाहिए। इसके बाद तीसरा सिद्धांत आ जाता है कि विषय वस्तु की पूर्णता होनी चाहिए। तो जो भी लेखक पाठ्यपुस्तक में संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करता है उसमें पूर्णता होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो भी जानकारी उसमें दी जा रही है उसका कोई भी पार्ट बता दिया और उसकी संपूर्ण जानकारी उसमें निहित नहीं की गई। इसके बाद चौथा सिद्धांत आ जाता है पाठ्यपुस्तक का कि विषय वस्तु की प्रासंगिकता होनी चाहिए उसमें। तो लेखक को यह ध्यान रखना चाहिए कि पुस्तक में दी गई विषय वस्तु पुस्तक के विषय से संबंधित होनी चाहिए। तो जो भी पुस्तक में हम दे रहे हैं, जो भी पाठ्य वस्तु दे रहे हैं वह पुस्तक के विषय से ही रिलेटेड होनी चाहिए। तो जो पुस्तक का विषय है उससे रिलेटेड ही हमें उसमें विषय वस्तु डालनी है। लेखक को कोई भी अलग थलग बात उसमें नहीं निहित करनी है। फिर पांचवा सिद्धांत इसमें आ जाता है कि विषय वस्तु की प्रस्तुति कैसी है। तो जो भी विषय वस्तु लेखक उस पाठ्यपुस्तक में दिखाना चाहता है उसको उचित खंडों में, उपखंडों में बांटकर उचित व्यवस्था में और उचित रूप से तब प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके बाद छठा सिद्धांत आ जाता है कि लिखने की शैली कैसी है। तो लिखने की शैली एक लेखक पे डिपेंड करती है और उस पुस्तक को कितना फेमस बनाया जाए ये चीज़ भी लिखने की शैली पे ही डिपेंड करती है। तो लिखने की शैली विकसित करानी चाहिए एक लेखक में। इसका अर्थ ये हो जाता है कि विशद अभिव्यक्ति होनी चाहिए उसमें, स्पष्टता होनी चाहिए उसके लेख में और गरिमा होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाता है कि अच्छी पाठ्य पुस्तक के लक्षण कौन कौन से हैं। तो अच्छी पाठ्य पुस्तक के कुछ लक्षण हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है कि विषय सूची कैसी है उस पुस्तक की। तो विषय सूची में कई सारे पॉइंट आ जाते हैं, जैसे कि खाली स्थान, कितना खाली स्थान दिया गया है उसमें, दृश्य, कौन कौन से चित्र दिखाए गए हैं उस पाठ्य पुस्तक में। इसके बाद आयु उपयुक्त सामग्री कौन कौन सी है। फिर चौथे नंबर पे आ जाता है कि अच्छी तरह से संतुलित पाठ्य पुस्तक की डिज़ाइन होनी चाहिए। और पाँचवें नंबर पे इसमें आ जाता है कि पाठ्य पुस्तक की कहानी क्या है। तो एक एक करके सब लक्षण को समझ लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला लक्षण हो जाता है खाली स्थान का। तो युवा छात्र नहीं पढ़ते हैं, वे ब्राउज़ करते हैं। तो आज की जो पीढ़ी है, आज की जो जनरेशन है वह पढ़ती नहीं है बल्कि वो गूगल करती है, हर चीज़ को ब्राउज़ करने लगती है।
ऐसा इसीलिए है क्योंकि वे अपना अधिकांश समय स्क्रीन से पढ़ने में बिताते हैं, चाहे वह टीवी पर हो, लैपटॉप पर हो या फिर टैबलेट पर हो या स्मार्टफ़ोन पर हो। इसीलिए उनसे यह अपेक्षा ना करें कि वे टेक्स्ट संबंध पृष्ठ का पृष्ठ पर ध्यानपूर्वक उनको पढ़ेंगे और उससे ऊपर से नीचे तक वह पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी नज़रें भटकती रहती हैं। तो एक युवा छात्र की नज़रें एक जगह पे स्थिर नहीं रहती हैं, उसकी नज़रें इधर-उधर भटकती रहती हैं। खाली जगह आँखों के लिए रेस्ट एरिया की तरह काम करता है। तो जो खाली जगह रहती है एक पाठ्य पुस्तक में, वह बच्चों के लिए रेस्ट एरिया का काम करती हैं। वे आपको अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेंगे। खाली स्थान का ये महत्व होता है। इसके बाद दूसरा लक्षण आ जाता है दृश्य का। तो दृश्य का क्या मतलब होता है? लक्षित दर्शकों की उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन एक आधुनिक पाठ्य पुस्तक में दृश्य होने चाहिए। तो दृश्य होना एक पाठ्यपुस्तक में आवश्यक होता है, क्योंकि चाहे जिस भी उम्र का बालक हो, चाहे जिस भी उम्र का छात्र हो, उसे दृश्य देखना पसंद ही होता है और उत्कृष्ट दृश्य होते हैं तो उसे और अच्छा लगता है। डिस्लेक्सिया जैसे सीखने की कठिनाइयों वाले छात्रों की बढ़ती संख्या पर भी विचार करें। तो डिस्लेक्सिया जैसे कि जिसमें पठन संबंधी विकार होता है, उन सारे छात्रों की भी आवश्यकताओं पर विचार किया जाना चाहिए। और छवियां पाठ को तोड़ती हैं, क्योंकि जो भी दृश्य अगर हैं किसी पाठ्य पुस्तक में, तो वह पाठ को वहीं पे एक विराम दे देते हैं और इससे और अधिक पठनीयता बनती है। तो इससे जो है बच्चों में उनका मोराल जो है हाई होता है। डिस्लेक्सिया वाले छात्र जिन्हें पढ़ने में कठिनाई हो सकती है, वे अक्सर दृश्य सोच में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। तो जो बच्चे डिस्लेक्सिया की बीमारी से ग्रसित होते हैं, उनमें जो है दृश्य को देखकर तब सोचने की क्षमता उत्कृष्ट हो जाती है। इसके बाद तीसरा लक्षण आ जाता है आयु का। तो आयु का मतलब है कि उपयुक्त सामग्री पुस्तक में तस्वीरों में लोगों पर एक नज़र डालें और क्या वे आपको छात्रों की तरह दिखते हैं? क्या वे आपकी छात्र में कक्षा में हो सकते हैं या विषयों के बारे में या क्या अर्थ समझना आसान है या क्या वे आपको छात्रों को आगे बढ़ना चाहेंगे? और अंत में फोट या क्या वे आपके छात्रों के लिखावट के आकार के समान है? यदि उपरोक्त सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो पाठ्यपुस्तक आपके विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल सही है। तो ये कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, कुछ प्रश्न हो जाते हैं कि एक पुस्तक आपके आयु के बच्चों के लिए सही है या नहीं। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर अगर हाँ हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वह पाठ्यपुस्तक उन विद्यार्थियों के लिए, उनकी आयु के लिए एकदम सही है। इसके बाद चौथा लक्षण आ जाता है कि अच्छी तरह से संतुलित पाठ्यपुस्तक डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि छात्रों और शिक्षकों के लिए एक अव्यवस्थित पृष्ठ के अलावा और कुछ नहीं है और इससे पता चलता है कि लेखक ने हर चीज़ को एक छोटे से स्थान से समेटने की कोशिश की है और उसमें जो है सुराग नहीं पाया है किसी भी तरह का। तो इसमें जो है प्राथमिकता दी जाती है कि कैसे पाठ्यपुस्तक की डिज़ाइन की जा रही है और यह एक विशाल लाल झंडा है। जब संदेह हो तो सबसे पहले रूप चुनें। एक स्पष्ट तथा सुसंगत इकाई संरचना वाली पुस्तकों की तलाश करें और एक पृष्ठ में उपयोग किए जाने वाले फ़ॉन्ट प्रकारों की संख्या की गणना करें और 1 या 2 आदर्श या 3 या अधिक और या थकाऊ हो जाता है। कॉलम के लिए भी यही होता है कि एक टेक्स्ट कॉलम आँख से सबसे ज़्यादा भरता है और 2 या 2 से अधिक समाचार पत्रों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। तो एक पाठ्यपुस्तक की डिज़ाइन कैसी है, ये उस पुस्तक की सफलता के लिए सबसे ज़रूरी होता है, सबसे अहम होता है। इसके बाद पाँचवां लक्षण आ जाता है कि पाठ्यपुस्तक की कहानी क्या है। तो इसमें बताया गया है कि हर किसी को
एक अच्छी कहानी पसंद होती है और इसके लिए अच्छी तरह से लिखा जाना भी ज़रूरी होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इसकी सेटिंग, वर्ड और एक कथनांक और एक चरमोत्कर्ष तथा एक संकल्प होना ज़रूरी है इसके लिए। 10 वर्षों में आपके विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक का शीर्षक याद नहीं रहेगा, लेकिन वे मुख्य पात्रों के नाम याद रखेंगे। तो ऐसे बताया जाता है कि अगर कोई पाठ्य पुस्तक की कहानी अच्छी है, तो उसके बारे में लोगों को उसके किरदार के बारे में हमेशा याद रहेगा। अच्छी पाठ्य पुस्तक का मुद्रण लेखक द्वारा पुस्तक तैयार करने का कार्य समाप्त करने के बाद अब यह प्रकाशन गृह के कार्यभार संभालने के लिए तैयार है। अब हम नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं कि पाठ्यपुस्तक को छापते समय जिन आवश्यक बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए वो कौन सी बातें होती हैं। तो इसमें सबसे पहली बात आ जाती है कि उपयुक्त प्रिंट और कागज़ का ध्यान रखना चाहिए। पाठ्यपुस्तक की बाइंडिंग आकर्षक होनी चाहिए तथा यह कठोर और टिकाऊ होनी चाहिए। तो एक पाठ्यपुस्तक को अच्छी बाइंडिंग देनी चाहिए ताकि वह टिकाऊ रहे और कठोर रहे, ज़्यादा टाइम तक चल सके। दूसरा गुण हो जाता है प्रिंटिंग के लिए कि मुद्रण स्पष्ट होना चाहिए, सुपाठ्य तथा उचित दूरी पर होना चाहिए। इसके बाद तीसरा लक्षण आ जाता है कि शीर्षक और उपशीर्षक मोटे अक्षरों में लिखे होने चाहिए। फिर चौथा आ जाता है इसमें कि प्रत्येक पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु की विस्तृत तालिका और वास्तव में एक होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं व्यवहारिक पहलू पर। तो अभी तक हमने सैद्धांतिक पक्ष देखा पाठ्यपुस्तक की समीक्षा का, अब हम व्यवहारिक पक्ष देखेंगे इसमें। तो ये जो है आपको इसमें एक बुक चूज़ करनी पड़ेगी। तो जो आपका पेडागॉजी सब्जेक्ट होगा उसमें आप सैद्धांतिक पक्ष ऐसे ही लिख सकते हैं, वो सेम रहेगा सब सब्जेक्ट के लिए। लेकिन जब आप व्यवहारिक पक्ष लिखेंगे तो व्यवहारिक पक्ष आप जो पुस्तक चूज़ करेंगे उसके अनुसार लिखेंगे। इसमें सबसे पहले हेडिंग हो जाएगी व्यवहारिक पक्ष में कि पाठ्यपुस्तक का नाम क्या है। तो जैसे यहाँ पे बुक ली गई है, सामाजिक अध्ययन की ये बुक है, और फिर पाठ्यपुस्तक जो आपने ली है उसकी कक्षा क्या है, तो ये 6th क्लास की बुक है। इसके बाद इसका विषय क्या है, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आप किस विषय में अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें जो है इतिहास की बुक में हम बुक की समीक्षा करेंगे। बुक के लेखक का क्या नाम है, तो इसके लेखक हैं श्रुतकीर्ति एस राजन। इसके बाद इसके प्रकाशक का नाम क्या है, तो ये चिरायु शिक्षा इसके प्रकाशक का नाम है। और इसका कौन सा संस्करण है, तो इसका संस्करण दूसरा हो जाता है। यहीं पर अगर आपको जानकारी है तो आप इसमें जो है पुस्तक का रेट भी लिख सकते हैं, क्या रेट की पुस्तक है। इसके बाद अब विशेषताएं आ जाती हैं। तो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी इसमें कि चयनित पुस्तक की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो जो पुस्तक आपने चयन किया है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसके बारे में आप लिखेंगे। तो ये जो पुस्तक है सामाजिक अध्ययन की, इसमें जो है इतिहास विषय की ये पुस्तक है। श्रुतकीर्ति एस राजन ने इसको लिखा है, इसके लेखक का नाम है ये। तो इस पुस्तक को चयनित करने पर हमने क्या क्या विशेषताएं पाई हैं इसमें, ये देख लेते हैं। पाठ्यचर्या और सामग्री कैसी है इसकी, सबसे पहले ये विशेषता हम बताएंगे। तो इसमें अध्ययन श्रृंखला का चिरायु सामाजिक उद्देश्य एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के बाद विकसित किया गया है। तो चिरायु सामाजिक उद्देश्य इसमें एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के बाद विकसित किया गया है और यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे के दिशा निर्देश से आगे की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो ये जो पाठ्य पुस्तक है इतिहास की, वह पूरी तरह से एनसीईआरटी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के ढांचे को, उसके दिशा निर्देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है और सीखने के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो सीखने की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए इसमें अनेक प्रश्नों को शामिल किया गया है और प्रत्येक पाठ्यपुस्तक में वर्णित विषयों को विभिन्न विशेषताओं की सहायता से विस्तृत किया गया है। इसके बाद
दूसरी विशेषता आ जाती है इतिहास विषय के पुस्तक की, कि इसमें सामग्री का संगठन और प्रस्तुतिकरण कैसा है। तो प्रत्येक अध्याय की शुरुआत में उदाहरण दिए गए हैं ताकि उस अध्याय को पढ़ाए जाने वाले विषयों को संबंधित हो सके और कुछ अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से जो है व्यक्त किया गया है इसमें, और विभिन्न प्रकार के चित्रों का उपयोग किया गया है ताकि जो है शिक्षण में सफलता प्राप्त हो सके। पुस्तक में इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र के अलग अलग खंड भी हैं। इसके बाद तीसरी विशेषता आ जाती है कि भाषा और शैली कैसी है इसकी। तो इसमें आ जाता है कि भाषा सरल और धारा प्रवाह है तथा बच्चों के लिए आसानी से समझने योग्य भाषा है। इसमें कठिन शब्दों तथा तकनीकी शब्दों के अर्थ बताने वाले फुटनोट उपयोगी होते हैं इसमें, और उपयोग किए जाने वाली भाषा सरल और समझने योग्य है इसमें। इसके बाद चौथी विशेषता आ जाती है कि शिक्षण अधिगम सामग्री कैसी है इसमें। तो शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया है इतिहास विषय में। तो बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए आरंभिक क्रम में उद्धरण दिए गए हैं, तो इसमें उदाहरण दिए गए हैं पूरी तरह से। फिर प्रत्येक अध्याय में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए वेबसाइट की लिंक भी प्रदान की गई है, जैसे कि उदाहरण मिल जाता है उदाहरण का। तो इसमें कुछ अवधारणाओं को स्पष्टता प्रदान करने के लिए विभिन्न चित्र और चित्र भी प्रदान किए गए हैं तथा शिक्षक के लिए इसमें मार्गदर्शन दिया गया है। तो कठिन शब्दों और तकनीकी शब्दों का अर्थ बताने के लिए फुटनोट उपयोग किया गया है इसमें। व्यायाम की बात करें तो प्रत्येक अध्याय के अंत में व्यायाम उनकी व्याख्या तथा उत्तरों के साथ दिए गए हैं। फिर डायग्राम की बात करें तो पुस्तक में उपयुक्त विषय के लिए आवश्यक डायग्राम भी दिए गए हैं। फिर 5वें नंबर पे बात करें तो इसमें अध्याय के अंत में संक्षिप्त विवरण बच्चे को एक नज़र में अध्ययन के उपयुक्त विषय के संपेक्ष संक्षेप में प्रस्तुत करने में मदद करता है। तो इसमें पूरी तरह से हर एक पाठ का अलग अलग सारांश दे रखा है लास्ट में। बाहरी स्थिति की बात कर लेते हैं। अभी तक हमने जाना कि पुस्तक को जो हमने चयनित की है उसकी जो है विशेषताएं कौन कौन सी थी। अब हम पुस्तक की बाहरी स्थिति को देखेंगे। तो पाठ्य पुस्तक का बाहरी स्वरूप जो था वो बहुत ही अच्छा था, और पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर ऐतिहासिक स्मारकों के चित्र बने हुए थे। इसके बाद बाहरी स्थिति में पहली विशेषता इसमें आ जाएगी कि पन्ने जो हैं उसके कैसे थे। तो पुस्तक के पन्ने बहुत पतले नहीं थे, ना बहुत मोटे थे, बहुत साफ सुथरे थे और साफ सुथरे अक्षरों में उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा था। बाहरी स्थिति में दूसरी विशेषता इसमें आ जाएगी कि बंधन कैसा था, बाइंडिंग कैसी थी पुस्तक की। तो उचित बाइंडिंग थी इसकी और हर आधार पर ठीक से बांधा हुआ पुस्तक था ये। आकार की बात करते हैं तो पुस्तक का आकार सामान्य था। फिर मुद्रण की बात करते हैं तो शब्द, आरेख, संख्या आदि की छपाई बहुत ही सटीक थी और स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली पुस्तक थी और इसमें उचित मुद्रण था। तो ये जो है पुस्तक है सोशल साइंस के लिए जो ली गई है हिस्ट्री में। आप जो बुक चयनित करेंगे उसकी पिक यहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद लास्ट में आप लिखेंगे इसका निष्कर्ष क्या है। तो निष्कर्ष की हम बात करते हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य यह पूरा करना है कि सभी छात्रों से बनी और उसका उद्देश्य छात्रों के विषय के ज्ञान की गहराई को प्रदान करना है ताकि वे अच्छे ग्रेड प्राप्त कर सकें, साथ ही प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकें। विभिन्न समस्याओं से निपटने के लिए जीवंत गतिविधियों जैसे कि अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए कागज़ के साथ संचार
अध्याय के अंत में एक निष्कर्ष है और इस पाठ्य पुस्तक की सामग्री पर कठिनाई स्तर कक्षा 6 के छात्रों के आईक्यू स्तर पर आधारित है। तो इसमें जो भी पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु दी गई है वह कक्षा 6 के आईक्यू के इंसान छात्रों के अनुसार ही है और इसमें अध्यायों के बीच एक संबंध है और इसमें पिछले वर्ग अध्याय से संबंधित हैं। तो एक जो अध्याय है वो पिछले अध्याय से संबंधित ही दिया गया है। इसके बाद लास्ट में आप जो भी पाठ्य पुस्तक लेंगे उसकी जो है बुक रिव्यू करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। तो आपने जो जो उसमें खामियां पाई हैं उसके लिए सुधार आप बताएंगे। तो आप उसमें क्या क्या सुझाव देंगे ये आप लिखेंगे। तो सामाजिक अध्ययन की इस पाठ्य पुस्तक की गुणवत्ता में सुधार के लिए कुछ निम्नलिखित उपाय हैं, जिसमें पहला सुझाव हो जाता है कि पुस्तक के पास पृष्ठ गुणवत्ता हाथों से होनी चाहिए ताकि वे शीघ्र खराब ना हो। छपाई अधिक साफ होनी चाहिए इसकी। फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है कि पुस्तक का इकाई विभाजन होना चाहिए। चौथे नंबर पे सुझाव आ जाता है कि पुस्तक की छपाई में उपयुक्त रंगों का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि वह बच्चों को आकर्षक लगे। और पाँचवें नंबर पे है कि किताब ज़्यादा अधिक आकर्षक नहीं है ताकि बच्चे इसको अच्छे से पढ़ सकें, ज़्यादा टाइम तक पढ़ सकें। छठे नंबर पे आ जाता है कि वाक्य की रचना बहुत आसान है और किसी तरह कम है। तो ये आपकी पाठ्य पुस्तक की समीक्षा के लिए प्रैक्टिकम वर्क था। तो आप जो भी पेडागॉजी सब्जेक्ट चूज़ करेंगे उसमें आप 2 पाठ्य पुस्तक के का रिव्यू करेंगे, एक पेडागॉजी सब्जेक्ट 1 के लिए और दूसरी पेडागॉजी सब्जेक्ट 2 के लिए। तो इसमें आपको सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष बताया गया है पाठ्य पुस्तक की समीक्षा के लिए। आप सैद्धांतिक पक्ष सेम टू सेम लिख सकते हैं और व्यवहारिक पक्ष में आप हेडिंग सेम कर सकते हैं और उसका कंटेंट अपनी पाठ्यपुस्तक के अनुसार चेंज कर सकते हैं उसमें। सो थैंक यू एवरीवन। ये प्रैक्टिकम एक्टिविटी आपकी यहीं पे समाप्त होती है।